हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एनी टाइम। चलिए, भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित यानी कि इंडियन पॉलिटी की हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ यानी कि शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स। अब ये जो है इस प्लेलिस्ट में आपको जो भी वीडियो मिलेगा, यानी कि ये जो वीडियो जिस प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा वो प्लेलिस्ट इसलिए चलाई जा रही है ताकि आप सबसे पहले जो है वो इंडियन पॉलिटी से संबंधित जो मेजर चीज़ें हैं उनको कवर कर लीजिए, जो रटने वाली चीज़ें हैं उनको रट लीजिए, है ना। तो ये इस प्लेलिस्ट में आपको जो जो वीडियो मिलेगा, अगर आप इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो आप जब आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का तो आपको चीज़ों को ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है और आपकी पॉलिटी ख़त्म, है ना। वो टॉपिक आपका तुरंत ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए ये जो है वो एक नया तरीके से आपको चीज़ों को बताया गया है, एक ट्रिक बताई गई है। ट्रिक जो है आप अपने आसपास की चीज़ों से जब लिंक करते हैं तो वो ट्रिकें हैं इसमें, ठीक है। अगर मेरी ट्रिक ना समझ में आए तो आप अपने आसपास की जो चीज़ें हैं वो उनसे लिंक करके देखिए, है ना। ये नहीं कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप मेरी ट्रिक पर चलिए, आप अपना भी दिमाग लगाइए। मैं सिर्फ एक बता रही हूँ तरीका कि कैसे ट्रिक बना सकते हैं, है ना। तो अब इसमें जो है वो अनुसूचियाँ जो हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं वो एम लक्ष्मीकांत बुक जो है इसके अकॉर्डिंग चल रही हैं, है ना। एम लक्ष्मीकांत बुक जो है इंडियन पॉलिटी की सबसे बेस्ट बुक है। और किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की आपको तैयारी करनी हो तो इस बुक को आप प्रेफरेंस दीजिए, इससे पढ़िए। थोड़ी सी टफ लैंग्वेज है लेकिन वीडियो से आप समझ जाएंगे और उसके बाद उससे पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो इससे संबंधित आपको सारे क्वेश्चन आंसर और कॉन्सेप्ट करा दिए गए हैं। वो आपको दूसरी प्लेलिस्ट में चैनल पर जाएंगे तो मिल जाएगी, ठीक है। तो वो आप देख लीजिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक। वो सारे क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीसीएस या यूपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम में हो, वो आपको एक पूरा चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं वो क्वेश्चन, वो मैंने खुद फ्रेम किए हैं, चाहे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है वो सबसे पहली बात तो ये जो शेड्यूल्स हैं, ठीक है, शेड्यूल्स। तो हमारे मूल संविधान में सबसे पहली बात तो कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8 अनुसूचियाँ थी, जो बाद में जो है वो अब कितनी हो गई हैं तो 12 अनुसूचियाँ। और इन्हीं 12 अनुसूचियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। इसमें जो पहली अनुसूची है वो क्या है, देखिए, जो हिंदी मीडियम वाले हैं या हिंदी से अगर आप कोई ट्रिक सीखना चाहते हैं तो हिंदी में ट्रिक जैसे मैं याद करती हूँ वैसे आपको बताऊँगी। इसके अलावा आपको इंग्लिश में भी एक ट्रिक मिल जाएगी, वो वीडियो के एंड में मिलेगी आपको, ठीक है। अब पहली अनुसूची में आता क्या है, पहली अनुसूची में आता है राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र से संबंधित चीज़ों के बारे में, ठीक। और दूसरा क्या है कि संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाओं का उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पे आप क्या समझे, देखिए, कभी भी ये जो इंडियन पॉलिटी हमारी जो चलती है ना वो किन चीज़ों के पर आधारित है, राज्य हैं और संघ राज्य क्षेत्र हैं, है ना, या फिर न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इन सारी चीज़ों के बारे में तो बताता है। लेकिन सबसे पहले क्या आता है, राज्य ही नहीं है तो न्यायालय और ये उच्चतम न्यायालय क्या है ना, किसी काम का नहीं, ठीक। तो नियम इन्हीं लोगों के लिए तो बनते हैं, तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र तो पहली अनुसूची में ये आ जाता है। तो इसके याद करने के तरीका क्या है कि पार्ट 1 में भी आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 1 है उसमें क्या है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, 1 से लेकर के 4। अब देखिए, आर्टिकल 1 से भी अगर स्टार्ट होता है तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, पार्ट में भी स्टार्ट होता है तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। तो पहली अनुसूची में क्या आएगा, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, है ना। तो पहली अनुसूची आप कभी नहीं भूल सकते अब, है ना। अब इसमें सेकंड पे आते हैं। सेकंड शेड्यूल्स जो है वो क्या है कि इस अनुसूची में देश के विभिन्न उम्मीदवारों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित जो प्रावधान है वो दिए गए हैं। देखिए, मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ाने की इसलिए कोशिश करती हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। इतनी स्पीड से पढ़ाने के बाद भी वीडियो लंबा हो जाता है और आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, ठीक। अब इसमें क्या है कि वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार, इससे संबंधित चीज़ें हैं। अब वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार जो हैं वो किन लोगों से संबंधित हैं, जैसे भारत का राष्ट्रपति हो गया, राज्यों के भारत का राष्ट्रपति, और राज्य में क्या हो गया, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, फिर या फिर राज्य विधानमंडलों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं तो वैसे ही राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति,
अभी मैंने क्या बोला कि राज्य विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और राज्य विधान परिषद में क्या होते हैं, सभापति और उपसभापति, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अब ये जिन लोगों के बारे में मैंने बताया है, तो उनके वेतन भत्ते और विशेषाधिकार, इन सारी चीज़ों को, यानी कि वेतन भत्ते जो दिए जाते हैं, वेतन मेनली, वो किस फंड से दिया जाता है, तो भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि जो होती है इससे दिया जाता है, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है। ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं करती हूँ क्योंकि आपको समझ में आता नहीं होगा, उंगली से लिखना पड़ता है इसलिए, है ना। तो कंसोलिडेटेड फंड से दिए जाते हैं। अब कंसोलिडेटेड फंड में और क्या चीज़ें होती हैं, जैसे भारत सरकार ने कहीं से ऋण लिया है, ठीक है, उसको चुकाना है, उस पर ऋण का बोझ है, तो वो कंसोलिडेटेड फंड से ले सकता है। और भारत, ये जो वेतन होते हैं और ऋण चुकाने का जो काम होता है, ये कंसोलिडेटेड फंड में इसी के लिए पैसा आता है, ठीक। इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा काम के लिए पैसा इससे निकालना होता है, तो संसद जब तक नियम नहीं बना देती है, ठीक है, बिल पास नहीं कर देगी, तब तक से वो जो है ना, इससे पैसा नहीं निकाला जा सकता है, ठीक। अब सेकंड शेड्यूल को याद करने की ट्रिक क्या होगी, देखिए, पहले में आपने क्या पढ़ा था, राज्य और संघ राज क्षेत्र। अब इसमें जो है वो लोग काम करने जाते हैं ना, तो सबसे पहले आपको अगर जॉब चाहिए ना, आप जॉब की तलाश करेंगे। जॉब की तलाश क्यों करेंगे, आपको पैसा चाहिए। अब सेकंड बात क्या आती है कि आपको पैसा चाहिए। पैसा कैसे मिलता है, दोनों हाथ से मिलता है ना, तो दोनों हाथ से मिलता है, तो वेतन की जब भी बात आएगी तो आपको याद आ जाएगी कि पैसा कैसे मिलता है, दोनों हाथ से। तो यानी कि सेकंड शेड्यूल में क्या है, वेतन भत्ते विशेषाधिकार, ठीक। ये मेरा याद करने का तरीका है, अगर आपका कोई हो तो आप बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। तीसरी अनुसूची क्या है कि इस अनुसूची में देश के विभिन्न उम्मीदवारों को दिलाई जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। अब शपथ जो होती है, ये केंद्र और राज्य में जो भी लोग होते हैं या फिर न्यायालय में होते हैं, इनको शपथ दिलाई जाती है। शपथ इसलिए दिलाई जाती है ताकि वो अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, तो उसके बाद, क्योंकि शपथ लेने के बाद इंसान ईमानदारी से काम करेगा, इसलिए शपथ दिलाई जाती है। जिसमें क्या हो गया कि राज्य के देखिए, अगर संघ और राज्य के मंत्री हो गए, संसद के लिए जो निर्वाचित अभ्यर्थी होते हैं या राज्य विधान मंडल के लिए जो निर्वाचित अभ्यर्थी होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं या राज्य विधान मंडल के सदस्य होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं या फिर राज्य विधान मंडलों के जो सदस्य होते हैं या उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, और इसके अलावा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक। तो ये जो है, इन लोगों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अब शपथ जो है, एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, शपथ का मेन प्रोसेस क्या है कि शपथ, जैसे मान लीजिए कि संसद हो गया है ना, तो संसद में कौन मुख्य होता है, राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति होती है। संसद जो है किससे मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो वैसे ही जो विधानमंडल है वो कैसे बनता है, दो सदन होते हैं, एक विधान परिषद होता है, दूसरा क्या होता है, विधानसभा, है ना, विधानसभा होती है, ठीक। विधान परिषद और विधानसभा प्लस राज्यपाल, है ना, तो विधानमंडल इससे मिलकर के बनता है। इसके अलावा जो मंत्री होते हैं वो तो होते ही हैं, उसके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि विधानमंडल में मंत्री और राज्य विधान परिषद के मंत्री, तो इनके जो मंत्री होते हैं वो, और इसके अलावा राज्यपाल, है ना, और लोकसभा के, राज्यसभा के मंत्री और राष्ट्रपति, तो इनसे मिलकर के बनती है संसद, है ना, संसद और वो उधर राज्यपाल, ठीक। अब इन लोगों को जो शपथ दिलाने का एक प्रोसेस होता है, उसको एक चीज़ समझ लीजिए कि कोई भी शपथ दिलाएगा तो उससे बड़ा, है ना, उससे उच्च पद पे जो होगा या उसके लगभग बराबर पद पे जो होगा वही शपथ दिला सकता है। उससे नीचे पद वाला शपथ क्यों दिलाएगा, है ना, नहीं दिलाएगा। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो दिलाता है। वैसे ही अगर राज्यपाल की बात करेंगे तो कौन आ जाएगा, हाई कोर्ट होती हैं, राज्य में हाई कोर्ट्स होती हैं, यानी कि उच्च न्यायालय, है ना, उच्च न्यायालय होती हैं। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय और राज्यपाल को उच्च न्यायालय। और वहीं अगर लोकसभा और राज्यसभा की बात आ जाएगी, लोकसभा और राज्यसभा, है ना, तो इनके सदस्यों को, यानी जो मंत्री होते हैं, इनको शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति दिलाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति संसद में आएगा। और अगर यही विधान परिषद और विधानमंडल के लोगों को अगर शपथ दिलानी है तो कौन आएगा, राज्यपाल आ जाएगा। और एक चीज़ कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा जो
लोकसभा के एक सदस्य के रूप में मतलब शपथ लेता है। लोकसभा के अध्यक्ष पद की शपथ नहीं होती है, ठीक, वो अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता है, वो एक कॉमन मंत्री के रूप में शपथ लेता है, ठीक, और दिलवाता कौन है? राष्ट्रपति, ठीक। तो यही प्रोसेस चलता रहता है। तो लोग उसके नीचे जो आएंगे तो उसके ऊपर वाले उनको शपथ दिलाएंगे, ये एक कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा आपको इसके बाद जो वीडियो मिलेगा तो उसमें आपको एक हायरार्की बता दी जाएगी, ताकि हायरार्की से आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि किसके ऊपर कौन आता है, किसके नीचे कौन आता है, ठीक। अब इसमें जो है शपथ को याद करने की, शपथ को याद करने का तरीका बताना था ना। तो तीसरी देखिए, इसमें 3 शब्द हैं, ठीक, तीसरी में 3 शब्द आते हैं और 3 लिखा जाता है, ठीक। अब इसमें जो है देखिए, शपथ में कितने आते हैं? 3 शब्द बिना मात्रा के। तो जब भी आप शपथ लिखेंगे इसमें 3 शब्द पे नोटिस करिएगा, तो 3 से ये तीसरी अनुसूची में है, ये आपको याद रहेगा, ठीक। अब चौथी अनुसूची जो है वो क्या है कि राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब देखिए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य कितने हैं? तो 28 राज्य हैं, है ना, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, इनको राज्यसभा में कितनी कितनी सीटें मिली हैं, इस चीज़ के बारे में उल्लेख किया गया है 4th शेड्यूल में। अब देखिए, यहाँ पे है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब सीट की जब भी बात आएगी तो आपको याद आएगा कि 4 जो है वो कुर्सियों का सेट होता है ना, ज़्यादातर कुर्सियों का सेट कितना होता है? 4 होता है, ठीक। तो 4 से आपको याद रहेगा सीटों से संबंधित, ठीक। अब आता है 5वां 5th शेड्यूल, क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध, है ना। अब इसमें जो है वो जो मेन वो जो आते हैं, अगर पीछे से शोर आ रहा हो तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, है ना। तो इसमें जो है 5th शेड्यूल में कौन से क्षेत्र आते हैं? जो 6th शेड्यूल में जितने भी राज्य आते हैं, 6th शेड्यूल में, अभी हम लोग 6th शेड्यूल पढ़ेंगे आगे, यानी कि 6ठी अनुसूची, इसमें जितने भी राज्य आते हैं, इनको छोड़ करके जितने भी राज्य बचते हैं, उनके अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र जो हैं इसमें 5th शेड्यूल में शामिल किए जाते हैं, ठीक है। और इनके संबंधित ये 5th शेड्यूल में शामिल करने का मेन उद्देश्य ये है कि इनकी सांस्कृतिक जो विरासत है इसकी रक्षा की जा सके, है ना। तो इनके लिए नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं और उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब सबसे पहली बात कि इसके अंतर्गत जो भी राज्य आएंगे उसमें संसद और विधानमंडल, यानी कि संसद और विधानमंडल जो भी इन दोनों का नियंत्रण होता है और इनसे संबंधित कानून भी यही बनाती हैं। संसद में कौन आता है? राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति, और अगर विधानमंडल में आता है राज्यपाल, है ना। तो राज्य का राज्यपाल होता है वो इन क्षेत्रों से संबंधित जो है वो रिपोर्ट तो पेश कर सकता है राष्ट्रपति के समक्ष, लेकिन मेन अगर पावर जो होती है वो किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास होती है। और इन जनजातीय क्षेत्रों के लिए जो है एक सलाहकार परिषद भी बनाई गई है जो इनसे संबंधित चीज़ों को देखती है, ठीक है। अब 6ठी अनुसूची जो है वो देखिए, 5वीं अनुसूची को याद कैसे रख सकते हैं? देखिए, 5वीं अनुसूची जो है वो किस में है ना, 5वीं अनुसूची 5th पे आती है, तो इसी का प्लस कर देंगे तो 10 आर्टिकल 10 में क्या है, जो जनजाति हाँ, ये जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में उपबंध किया गया है, ठीक है। भाग 10 है कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 10 जो है वो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में है। तो वैसे ही शेड्यूल अगर आ जाएगा तो वो 5वें में है, ठीक है। ऐसे इसको थोड़ा सा टिपिकल लगेगा समझने में, लेकिन समझ जाएंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक। 6th शेड्यूल जो है वो इसमें क्या आता है कि इसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। अब ये जो है 6th शेड्यूल, इसमें जो है वो क्या किया गया है कि इन राज्यों को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया था। अब सबसे पहली बात जो है स्पेशल स्टेटस का दर्जा वो किसे दिया गया था? तो असम राज्य को दिया गया था, ठीक है। तब असम राज्य में जो है वो सारा क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत का जो क्षेत्र था वो पूरा शामिल था, यानी कि अविभाजित जो असम था उसमें जो है जितनी 90% से अधिक आबादी जो थी वो जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित थी, तो इसमें ये शामिल थी, ठीक है। अब इसमें जो है इसके बारे में जो भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 है ना, भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो था, तो उसमें जो है 1935, इसमें जो है इन क्षेत्रों को क्या कहा गया था? बहिष्कृत क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, बहिष्कृत क्षेत्र कहा गया था, यानी कि एक्सक्लेव,
एक्सक्लूडेड, ठीक है, एक्सक्लूडेड एरिया बोला गया था, ठीक, इनका दर्जा दिया गया था। अब इन राज्यों को प्रोटेक्ट करने के लिए, और एक चीज़, जब ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में इन्हें बहिष्कृत क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, तो उस समय इस पर जो है वो कंट्रोल किसका रहता था, यानी नियंत्रण किसका रहता था, तो गवर्नर का रहता था। और इन राज्यों की स्थानीय स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए और इसके अलावा इनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए 6 शेड्यूल में इन राज्यों को उल्लेख किया गया है। और इन्हें किस आर्टिकल के अंतर्गत इनका वर्णन किया गया है, तो ये आर्टिकल हैं 244(2) और इसके अलावा 275(1) में जो है इन राज्यों के बारे में नियम बनाए गए हैं, ठीक है। और इन्हें स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया है, और इसके लिए जो है वो स्वायत्त जिला परिषद जो है काम करती है, ठीक है। अब छठी अनुसूची को याद करने का तरीका क्या है, देखिए कोई भी चीज़ है, देखिए कोई भी इंडिया से संबंधित कोई भी चीज़ पढ़िए तो आपको इंडिया का पहले बात तो मैप रटा होना चाहिए, और मैप रटना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप अगर कि आपको इतना रटा होना चाहिए कि अगर आपको किसी राज्य के बारे में पूछा जाए तो आपको ये पता हो कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, वो किन राज्यों से सीमा बनाता है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है अपनी, और इसके अलावा कौन सी राष्ट्रीय सीमा है उसकी। अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है कि इस बांग्लादेश से सटे जितने भी राज्य हैं वो आते हैं 6 शेड्यूल के अंतर्गत, है ना। बांग्लादेश से जो भी सीमा बनाते हैं, जिसमें कौन सा आता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो ये बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं, तो आपको इससे याद रहेगा, ठीक है। अब 7वीं अनुसूची जो है इसमें क्या है, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन हेतु 3 सूचियां बनाई गई हैं। कौन सी 3 सूचियां हैं, संघ सूची, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, संवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। अब इसमें जो है मूल संविधान में जो है वो अगर सूची की बात करें तो मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय शामिल थे, तो संघ सूची में 97 विषय शामिल थे मूल संविधान में, और जो अब कितने हैं, तो लगभग 100 हैं, ठीक। और इसमें जो है अगर राज्य सूची की बात करें तो कितने थे, 66 थे, जो अब कितने हैं, तो 61 हैं। और अगर संवर्ती सूची में बात की जाए तो पहले 47 थे, जो अब 52 हैं। और इनकी किस लिस्ट में कितने विषय शामिल हैं, इस बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और किस लिस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, है ना, तो वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसके लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, है ना। तो अब 7वीं अनुसूची को याद कैसे कर सकते हैं, 7 से 7 और 7 से सूची, ऐसे याद कर सकते हैं, याद रहेगा आपको। 8वीं अनुसूची जो है वो क्या है कि वर्तमान में इसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिन्हें 1967 के 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। अब देखिए ये जो 22 भाषाएं हैं, पहले इसमें जो है वो टोटल कितनी भाषाएं थी मूल संविधान में, तो 14 भाषाएं थी, बाद में ये 22 हो गई, और इन्हें 1967 के 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें जो है वो कौन कौन सी 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो सारी चीज़ें आई थी, इसमें कौन कौन सी भाषाएं थी, तो असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है 22 भाषाएं थी टोटल। अब इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। अब इसमें जो है वो कौन कौन सी भाषाएं जो हैं बाद में जोड़ी गई थी, वो थी 1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया था। यानी कि ये जो चीज़ें हैं 1967 के संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो भाषाएं आई थी, यानी कि 1967 के द्वारा जो भाषाएं जोड़ी गई थी, उनके बाद जो और भाषाएं अलग से जो जोड़ी गई थी वो कौन कौन सी थी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 1992 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, और 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। और वहीं उड़ीसा जो है, उड़ीसा की जो भाषा थी वो क्या थी, उड़िया, है ना, उड़िया थी, जो 2011 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, ओडिशा, है ना, ओडिशा कर दिया गया था, ठीक है। तो इसे याद कैसे कर सकते हैं, देखिए 8वीं अनुसूची में जो है वो क्या है, लैंग्वेज, है ना। लैंग्वेज अगर इंग्लिश से याद करेंगे LANGUAGE लैंग्वेज होता है। इसमें कितनी स्पेलिंग मतलब कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 वर्ड हैं। तो 8वीं अनुसूची में आती है भाषा, ठीक है। देखिए मैंने तो ऐसे याद किया है और ऐसे याद भी रहा है हमेशा मुझे, ठीक है। अब 9वीं अनुसूची जो है इसमें क्या है कि राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनियम का उल्लेख किया गया है।
अब इसमें जो है मेन संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित नियम बनाए गए थे, और उसमें जो है वो भूमि यानी कि भूमि से संबंधित यानी कि भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित जो भी नियम थे वो 9th शेड्यूल में आते थे। और 9th शेड्यूल में इन्हें जो शामिल किया गया था, इन कानूनों की जो है वो न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, यानी कि न्यायालय के समक्ष इनकी अपील नहीं की जा सकती थी, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो भी कानून बनाएंगी इनसे संबंधित वही मान्य होंगे। ठीक, और इसमें जो अगर 9th शेड्यूल में बात करें तो पहले टोटल कितने विषय थे, तो 13 विषय थे। बाद में इसमें कितने शामिल हो गए, तो 284। यहाँ देख सकते हैं आप, पहले नवीन सूची में कुल जो है वो कितने थे, 13 विषय, बाद में 284 हो गए। अब 9th शेड्यूल की अनुसूची को वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, है ना। तो भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, ताकि इसलिए किया गया था ताकि जो भी मूल अधिकार हैं या ये जो भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो भी नियम बनेंगे उनकी न्यायिक समीक्षा ना की जा सके, है ना, उनको वो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत ना किया जा सके, और जो केंद्र सरकार नियम बनाएंगे उन्हीं को मान्यता दी जाए। तो इसलिए अब ये जो नियम बनाने का काम था वो किसका होता था, तो संसद का होता था। तो संसद अपने अकॉर्डिंग ही चीज़ों को अपने पास रखने के लिए ये सारी चीज़ें करती थी। ठीक, तो अब इसमें जो है वो इसमें नुकसान किसका होता था, तो नागरिकों का होता था, क्योंकि मूल अधिकार है वो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा से संबंधित हैं। और उस समय जो जमींदारी प्रथा थी, यानी कि इतनी सारी ज़मीन, बहुत लोगों के जो जमींदार लोग होते थे उनके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी, तो वो अगर संसद में जो क्या बोलते हैं, जो लोग चुन के आते थे वो वहीं से तो जुड़े होते थे, है ना, तो उनकी भी अपनी ज़मीनें होंगी, तो वो सारे अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को करने के लिए ये संविधान संशोधन अधिनियम आया था। ठीक है, ला दिया कि इनकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, हम जैसा चाहेंगे नियम बनाएंगे और वैसा ही लागू होगा। ठीक, इसके बाद क्या हुआ कि 24 अप्रैल, और ये लागू भी रहा था, लेकिन उसके बाद 2007 में जो है वो क्या हुआ था कि 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि क्या निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती मामले में आए निर्णय के बाद जो भी 9th शेड्यूल में शामिल जो किए गए जो भी कानून होंगे उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती थी, है ना, कि अगर मान लीजिए मूल अधिकारों से संबंधित या भूमि के अधिग्रहण से संबंधित कोई भी जो है वो कानून ऐसा बनता है जो है वो सही नहीं है, ठीक है, तो उस पर न्यायालय अपना निर्णय दे सकता था, उसकी न्यायिक अपील हो सकती थी, न्यायिक समीक्षा हो सकती थी, है ना। तो इन सारी चीज़ों को इसमें इसका जो न्यायालय का हस्तक्षेप है इसे लागू कर दिया गया। तो 9th शेड्यूल में यही सारी चीज़ें हैं। ठीक, अब 10वीं अनुसूची क्या आती है, तो 10th शेड्यूल, इसमें दल बदल से संबंधित जो भी प्रावधान है इनका उल्लेख किया गया है, और ये दल परिवर्तन रोधी कानून भी इन्हें कहा जा सकता है, जिसे क्या बोलते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो मेन क्या था, देखिए दल बदल कानून जो था वो क्या था कि देखिए दल बदल कौन कर सकता है, जो भी विधायक होते हैं, जो अगर मान लीजिए कोई विधायक है वो किसी पार्टी से टिकट लेकर के इलेक्शन लड़ता है और उसके बाद वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो ये सारी जो है वो त्रुटियां थी, है ना, कि कोई भी किसी पार्टी से जीता और किसी पार्टी में शामिल हो गया। अब लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो किन लोगों के लिए लागू नहीं होता है, तो इसके लिए जान लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए कि क्या है कि निर्दलीय, जैसे मान लीजिए कि कोई भी अपनी पार्टी को छोड़ देता है और उसके बाद निर्दलीय इलेक्शन लड़ता है ना, निर्दलीय किसी भी दल से इलेक्शन नहीं, वो निर्दलीय इलेक्शन लड़ता है और वो इलेक्शन में जीत जाता है, तो इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लागू होगा। अगर वो किसी दल में जाएगा तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। इसके अलावा क्या है कि जो ना किसी पार्टी से अगर वो पार्टी के द्वारा निकाल दिया जाता है तो लागू नहीं होगा, है ना, तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत नहीं आएंगी। एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत चीज़ें जो आएंगी उन्हें समझ लीजिए कि दल बदल कानून जो है वो 1985 में, ठीक है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। ये इसलिए किया गया था ताकि जो भी चीज़ें हो रही हैं दल बदल वाली, इस कुप्रथा को समाप्त कर दिया जाए, है ना, कि कोई जब मर्जी आए किसी भी दल में शामिल हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता था। और पहले जो है वो क्या होता था
है कि किसी भी कानून मतलब जो भी जनप्रतिनिधि होता था कि किस जनता के द्वारा चुना हुआ जो प्रतिनिधि होता था वो क्या करता था कि एक तिहाई कुछ सदस्य जो होते थे दूसरे दल में चले जाते थे। पहले इनकी संख्या कितनी होती थी, एक तिहाई सदस्य हो गई थी। अब बाद में इनकी संख्या जो बढ़ा करके वो कितनी कर दी गई है, दो तिहाई सदस्य। यानी कि अगर 2 तिहाई सदस्य जो है वो किसी भी दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है यानी कि दल परिवर्तन कानून जो है वो लागू नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर सिंगल लोग जो होते हैं या कुछ लोग जाते हैं तो उस पर लागू हो जाएगा, ठीक है। और इस एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत किन लोगों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, तो या तो वो खुद इस राजनीतिक दल जो है राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दें तो उन पे लागू हो जाएगा, या फिर खुद को वोटिंग से अलग रखें, वोटिंग न दें, ठीक है। इसके अलावा कोई निर्दलीय इलेक्शन लड़े और फिर किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है ना। इसके अलावा कि पहले तो किसी दल में रहता है, निर्दलीय इलेक्शन लड़े और किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए तो उस पर लागू हो जाएगा। फिर या फिर किसी सदस्य के द्वारा अगर सदन को खुद से मतलब जो जिस पार्टी में वो है उसके खिलाफ अगर वोटिंग कर देता है तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाएगा, ठीक है। और 6 महीने की समाप्ति के बाद अगर कोई भी मनोनीत सदस्य यानी कि 6 महीना पूरा होने के बाद अगर कोई भी मनोनीत सदस्य हुआ, उसने 6 महीना पूरा कर लिया, उसके बाद क्या हुआ, किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ का कानून लागू हो जाएगा और उसके खिलाफ जो है वो कड़े नियम बनाए, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है, ठीक है। ये जो है 10वीं अनुसूची में आता है, ठीक। अब दल बदल और 10वीं अनुसूची, तो इससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें 11वां क्या है कि यह अनुसूची जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। अरे यार, अब 11वीं अनुसूची में क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और इसमें 29 विषय हैं ना, यानी कि 29 विषय हैं। अब इसे जो है 1993 के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन जो था उसके द्वारा जोड़ा गया था। अब देखिए इससे 11वीं अनुसूची को और इसके अलावा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है, ठीक है, और ये पंचायती राज है। इसके अलावा जो है वो 12वीं अनुसूची में क्या है कि इसमें जो है वो शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं या जो शक्तियाँ प्राधिकार जिम्मेदारियाँ जो हैं इनका उल्लेख किया गया है। और इससे किसके तहत जोड़ा गया था, तो 1993 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे जोड़ा गया था और इसमें टोटल 18 विषय हैं। अब 11वीं और 12वीं अनुसूची को याद कैसे रख सकते हैं, तो 11वीं में पी आता है, ठीक है, और 12वीं में आता है एम, है ना। इसे इंग्लिश से याद करेंगे तो पीएम से याद कर सकते हैं 11वीं और 12वीं अनुसूची को। 11वीं यानी पंचायत, है ना, पी से पंचायत और एम से म्यूनसिपालिटीज़ यानी कि नगर पालिका, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं म्यूनसिपालिटीज़, तो ऐसे याद कर सकते हैं। अगर इंग्लिश की ट्रिक जाननी है तो ये देखिए, ये टीयर्स ऑफ द ओल्ड पीएम, है ना। पीएम पंचायती राज और म्यूनसिपालिटीज आ जाता है। अब टीयर्स से इसमें क्या जा सकते हैं, टेरिटरी, जो भारत की जो केंद्र शासित प्रदेश, ये सारी टेरिटरीज आ जाती हैं। ई से क्या है, एल्यूमिनेशन, जो भी भत्ते विशेषाधिकार होते हैं वो, है ना, ठीक। इसके बाद इसके क्या आता है, अफर्मेशंस। अफर्मेशंस मतलब जो भी शपथ ग्रहण होता है, ठीक। अब राज्यसभा जो है आर से आता है राज्यसभा। अब एस से क्या है, शेड्यूल एरियाज जो है यानी कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, ठीक। ऑफ क्या है, अदर शेड्यूल एरियाज यानी कि 6 शेड्यूल के जो आते हैं वो आ जाते हैं, ठीक। एफ से क्या है कि फेडरल स्ट्रक्चर जो फेडरल स्ट्रक्चर है इसके बारे में बताया गया है, ठीक। अब ये क्या है, ओ से क्या आता है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। एल क्या है कि लैंड रिफॉर्म्स। अब देखिए एल जो 9th शेड्यूल है ना, 9th, क्योंकि 8th में आता है ये ऑफिशियल लैंग्वेज, 9th में आता है जो लैंड रिफॉर्म से संबंधित चीज़ें हैं, ठीक। अब डिफेक्शन, ये एंटी डिफेक्शन लॉ की बात हो रही है तो डी से डिफेक्शन आ जाता है। पी से क्या आता है, पंचायत, और एम से आता है म्यूनसिपालिटीज़, ठीक है। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये आप ट्रिक याद करेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है और अगर आपको हमारा समझाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, ठीक है। सब्सक्राइबर आप देख सकते हैं हमारे, तो आप लोग पढ़ते हैं हमारे चैनल से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का तो शेयर करिए। थैंक यू।